हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आप सबके लिए एक ऑन डिमांडिंग वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कंप्लीट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे हम। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे हम, और इसमें कंप्लीटली आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी जितनी भी आई थी 1948 से लेकर के 1991 तक की पूरी वीडियोज इसमें कवर की जाएंगी। तो आप शांति से बने रहिए हमारे इस वीडियो में, आपको फुल ऑफ इसमें कंटेंट मिलेगा आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पूरी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। ठीक है ना। तो समझते हैं, देखिए ऑन डिटेल्ड है, मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो है ऑन डिटेल्ड है, थोड़ा समय जरूर लगेगा बट आपका पूरे कॉन्सेप्ट ऑन डिटेल्ड खत्म हो जाएंगे। देख लिए, मैं बता देता हूँ कितने पेजेस हैं। 19 पेजेस की पीडीएफ बनी पड़ी है, तो आप बिल्कुल भी ऐसे स्किप मत करिएगा कि कंटेंट कम है, हल्का नहीं है कंटेंट, हैवी कंटेंट है। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। तो देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है क्या। इट कवर रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर लेट डाउन द गवर्नमेंट फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन द कंट्रीज। अब समझिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी है क्या। देखिए, पॉलिसी का मतलब समझिए, सबसे पहले पॉलिसी का मतलब होता है नीति। मीन्स इट कवर, जो कि बताता है हमको रूल्स के बारे में, नियम कानून के बारे में। रूल्स रेगुलेशन मतलब नियम कानून के बारे में। प्रिंसिपल, कौन से सिद्धांत हैं, कौन सी नीति है, कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा इंडस्ट्रीज को एक देश में। समझ में आया। मैं अपनी भाषा में बताता हूँ, एक देश की सरकार किस प्रकार से जो औद्योगिक है, इंडस्ट्री है, उनको कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा, उनके बारे में रूल्स, रेगुलेशंस, नियम कानून, सिद्धांत, नीतियां और तरीके कौन कौन से हैं ऐसे, उनको बोला जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। समझ में आया। आगे, इट प्रिसक्राइब द रेस्पेक्टिव रूल्स ऑफ द पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, कॉर्पोरेटिव, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमको ये भी बताता है कि इसमें पब्लिक का क्या रोल है, प्राइवेट के क्या रोल है, जॉइंट, कॉर्पोरेटिव, लार्ज, मीडियम, ये जितने भी प्रकार के जो छोटे मोटे बड़े पब्लिक प्राइवेट जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, इन सभी सेक्टरों का डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या क्या रोल बनता है, ये बताता है हमको इंडस्ट्रियल पॉलिसी। होप्स आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम। इट इनकॉर्पोरेटेड फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रैफिक टैरिफ पॉलिसी, लेबर पॉलिसी। ये हमको ये भी बताता है कि फिजिकल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करेगी, टैरिफ क्या है और लेबर पॉलिसीज क्या है। ठीक है। इट शोज द गवर्नमेंट एटीट्यूड नॉट ओनली टुवर्ड द एक्सटर्नल असिस्टेंट बट ऑल्सो टुवर्ड द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। देखिए, यहाँ पे ये भी दिखाया जाएगा कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, क्या भूमिका गवर्नमेंट निभाएगी। नॉट अ एक्सटर्नल असिस्टेंट मतलब एक बाहरी तरीके से नहीं, एक अंदर तरीके से पब्लिक और प्राइवेट रोल भी निभाती है गवर्नमेंट। वो किस प्रकार से है वो ये बताती है। तो लेट गेट्स बी स्टार्ट आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। तो देखिए, ये मैंने नाम लिख दिए आपके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहले आया था 1948, फिर 56, 73, 77, 80 और 1991। ठीक, तो एक एक करके ये देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ये लास्ट था। अब समझते हैं, देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 इशूड ऑन 6 अप्रैल 1948। नोट्स आपको बिल्कुल सटीक मिलेंगे, टू द पॉइंट मिलेंगे। डाउनलोड कीजिए, आराम से पढ़िए, लेकिन सबसे पहले वीडियो देखिए, क्योंकि आपको क्या है इसमें, जब तक वीडियो देखिए, पीडीएफ तो मिल जाएगी आपको, लेकिन उसमें समझ में नहीं आएगा कंटेंट। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम आप उसका वर्ड पर्टिकुलर मीनिंग पता नहीं होता है। ठीक है ना, आप हिंदी मीनिंग करके नहीं पता कर सकते, तो पहले समझ लीजिए, उसको आराम से डाउनलोड करके एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1958 था वो 6 अप्रैल 1948 को आया था। आउटलेट द अप्रोच टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका जो अप्रोच था वो किस पे था कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है और उनका डेवलपमेंट करना है। ठीक है, ये आज़ादी के बस एक साल बाद ही आ गया था। एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंट ऑफ सिक्योरिंग अ कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन एंड एंश्योरिंग इट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए 1948 में क्या था कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को तो इंक्रीज करना, एम्फसाइज करना मतलब बढ़ावा देना है, प्रोडक्शन को तो इंक्रीज करना है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लोगों तक उसको समान वितरण भी करना है। देखिए, प्रोडक्शन इज नॉट इनफ, प्रोडक्शन भी करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है
और हर एक लोगों तक उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है ना। मेन पॉइंट्स हैं जिसको मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप उन्हीं पॉइंट्स पे सेंटेंस क्रिएट कर लीजिएगा। आगे, एक्सेप्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अब 1948 में दोनों का ही स्वागत किया गया। किन दोनों का? प्राइवेट सेक्टर का भी और पब्लिक सेक्टर का भी, ठीक है ना। दोनों के इंपॉर्टेंस को रखा गया। आगे, डिवाइड द इंडस्ट्रीज इनटू 4 कैटेगरीज। 1948 में जो इंडस्ट्रीज थी उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। याद रखिएगा, समझिएगा कौन कौन से। पहला था स्टेट मोनोपोली, जिसमें आर्म्स एंड अम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये स्टेट देखेगा, स्टेट मोनोपोली डाल दिया उसमें, ठीक है ना। कि एकाधिकार, मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार, जिसपे सिर्फ एक लोगों का ही हाथ है, जो कि स्टेट रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे, मिक्स्ड सेक्टर, इसमें दोनों को ही शामिल कर दिया। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। इसमें 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी, देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, अभी पीडीएफ में नहीं लिखी, बट मैं बता रहा हूँ। तो इसमें 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी, 12 उद्योग ऐसे थे जिस पे पब्लिक का भी राइट्स था और प्राइवेट का भी राइट्स था। इनमें से जैसे इसमें 12 नहीं, इसमें तो 6 दिखा रखे हैं, बट मैं बता रहा हूँ मिक्स में टोटल 12 थे, ठीक है। यहाँ 6 इंडस्ट्रीज बता रखी हैं आपको, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा नाम। आगे थर्ड है द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल कुछ देखो, एक तो स्टेट मोनोपोली रहेगा, दूसरा दोनों लोग रहेंगे, तीसरा गवर्नमेंट रहेगा। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, हैवी केमिकल्स हो गए, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर, शुगर, पेपर, सीमेंट, कॉटन, वूलन टेक्सटाइल, ये सब में गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, ठीक। और अगला था ऑल अदर इंडस्ट्रीज, बचे खुचे में वर लेफ्ट, बचे खुचे में प्राइवेट का हाथ रहेगा। दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला स्टेट मोनोपोली, जिसमें राज्य सरकार ही अपना एकाधिकार वो करेगी, ठीक है। दूसरा, जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, फिर मिक्स्ड, फिर प्राइवेट सेक्टर। सीरियल वाइज भी याद कर सकते हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट और मिक्स्ड सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट को इसलिए रखा गया है नीचे सबसे, क्योंकि बचे कुछ इंडस्ट्रीज थी उस पर प्राइवेट लोगों का हाथ था। आगे समझ में आ गया आपको। 1948 में इंडस्ट्री थी, उनको 4 भागों में बांटा गया था। 4 भाग कौन कौन से? पहला था स्टेट मोनोपोली, गवर्नमेंट, मिक्स्ड और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। आगे 1948 तो समझ में आ गया। अब समझते हैं 1956 के बारे में। तो देखिए, आफ्टर द एडेप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद सोशियो इकोनॉमिक गोल्स थे हमारे कुछ, ठीक है, उसको रिवाइज किया गया और एडॉप्ट किया गया 1956 में। क्योंकि हमको जो ग्रोथ था उसको एक्सेलरेट करना था, बढ़ाना था, ग्रोथ को क्या करना था? एक्सेलरेट करना था। देखिए बोल रखा है ना, ग्रोथ एक्सेलरेट करना था, इकोनॉमिक ग्रोथ का, और स्पीड को बढ़ाना था इंडस्ट्रीज का, ताकि हम जो सोशलिस्ट पैटर्न था सोसाइटी में उसको हम अचीव कर सकें, ठीक है ना। आगे बोल रखा है कैपिटल एंड स्केयर, यहाँ बोल रखा है ना कैपिटल वॉज स्केयर, हमारे पास जो कैपिटल थी उसकी तो कमी थी, ठीक है। तो द बेस एंटरप्रेन्योर्स नॉट स्ट्रॉन्ग टू इनफ। अब देखिए कैपिटल की कमी थी तो एंटरप्रेन्योर भी क्या है, आगे नहीं आ रहे थे उसको डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही थी, ताकि एंटरप्रेन्योर जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है। इट गेव अ इम्पॉर्टेंट रोल टू स्टेट। अब इसमें इम्पॉर्टेंट रोल था वो सरकार को दे दिया गया था, ठीक है ना, ताकि वो डायरेक्टली तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करे और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करे, ठीक है। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके 1956 की, ठीक है। 1956 में तो इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लिविंग स्टैंडर्ड एंड वर्किंग कंडीशन, ये बात याद रखना आप। 1956 में ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराना है और लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का जो रहन सहन है उसको सुधारना है। मीन्स जैसे लोगों के पास रोजगार नहीं है तो रोजगार देना है, रहने के लिए घर नहीं है तो उनको एक रहने के लिए घर देना है, मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, रहने का जो कंडीशन है वो सही होनी चाहिए। एंड वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे कहीं लोहे वाले इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ का तापमान ज़्यादा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, या फिर कुछ हजार्ड है वहाँ पे, तो इन चीज़ों से हमको उनको सेफ रखना है। तो वर्किंग कंडीशन उनके लिए क्या होना चाहिए? सूटेबल होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, ठीक है ना। आगे रिडक्शन इन इनकम एंड वेल्थ डिस्पैरिटीज। अब जो आय में और आय में
जो असमान वितरण था, डिस्पैरिटीज मतलब होता है एक तरीके से असमान वितरण, ठीक है ना, मतलब ऊंच नीच थी, तो ऊंच नीच को रिड्यूस करना था, कम करना था, इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वो कम हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, ठीक है, तो उसको डिस्पैरिटीज थी उसको रिड्यूस करना है, कम करना है, ठीक है, ज्यादा हो रहा था। आगे, प्रिवेंशन ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज। अब प्राइवेट मोनोपोली थी तो वो ज़्यादा हो रही थी, तो उसको प्रिवेंट करना है, मतलब मोनोपोली मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टरों के हाथों में ही सब कुछ चला जा रहा था, तो सिर्फ वही कंट्रोल कर रहे थे। उनके लिए क्या था, प्रॉफिट, प्रॉफिट पहले था, बाद में सोशल वेलफेयर था, तो उसको प्रिवेंशन करना था। इन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन डिफरेंट फील्ड इन द हैंड ऑफ स्मॉल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इसमें जो इकोनॉमिक पावर था, जो आर्थिक जो शक्ति थी, वो स्मॉल इंडिविजुअल, एक एक लोगों तक भी उनका पहुंचना जरूरी था, ठीक है, तो अब ये देखिए, प्राइवेट सेक्टर के ही हाथ में पूरा मोनोपोली चला गया था, इसलिए बोला गया है कि हमको प्राइवेट मोनोपोली से तो प्रिवेंशन करना है, और सभी जो इंडिविजुअल थे स्मॉल, उन लोगों तक भी हमको उसमें पावर देनी है उनको, ठीक है ना। आगे, अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, इसको तीन कैटेगरियों में बांटा गया था, कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, वीडियो में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, सीरियल वाइज आराम आराम से बढ़िए। जस्ट अभी अभी हमने 1948 कवर किया है, अब हम कर रहे हैं 1956। आप आराम आराम से देखिए, आराम आराम से नोट्स बनाइएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप पीडीएफ पढ़ेंगे, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक है, तो आप वही करिए, ठीक, समझिए। कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज थी उसको कैटेगरी में बांटा गया था, तो उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया था। पहला शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। अब 1948 में उसको पढ़कर क्या आए हैं, देखिए कैसे समझिए, मैंने बताया था आपको। पहला इंडस्ट्री ऐसा था जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा था पूरा सेट ऑफ, बुरा कहने से देखिए पढ़िए, सेट ऑफ इंडस्ट्रीज द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ विच एक्सक्लूसिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था ये, ठीक है। जैसे शेड्यूल ए में इतनी सारी इंडस्ट्रीज थी, देखिए बोल रखा है, लास्ट में बोल रखा है, देखिए ये वाली लाइन पकड़िए आप, ये वाली लाइन कैप्चर कीजिए, ये वाला 17 इंडस्ट्रीज, 17, ये पूरे टोटल 17 इंडस्ट्रीज हैं, तो 17 इंडस्ट्रीज में पूरे कंट्रोल किसका था, स्टेट गवर्नमेंट का था इस पे पूरा पूरा, ठीक है ना। आगे आप इंडस्ट्रीज को तो पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, अब आता है मिक्स्ड। अब मिक्स्ड में दोनों का ही कंट्रोल होगा, जिसमें अंडरटेकन करेंगे कौन, स्टेट भी करेगा और प्राइवेट सेक्टर भी करेगा, इसमें दोनों लोगों का ही हाथ होगा, ठीक है ना। कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल विल बी प्रोसेक्टिवली स्टेट ओन्ड एंड इन द स्टेट देयरफॉर जनरली टेक इंसेंटिव्स एस्टेब्लिशमेंट न्यू अंडरटेकन, बट इन विच प्राइवेट एंटरप्राइज विल ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड सप्लीमेंट एफर्ट ऑफ द स्टेट। मैंने बताया ना, इसमें दोनों लोगों का ही हाथ है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से तो प्राइवेट सेक्टर का हो गया और यहाँ से स्टेट ऑन्ड हो गया, ठीक है ना, दोनों का ही हाथ था इसमें। आगे, अब शेड्यूल बी में थे, उसमें 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनको दोनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मैंने यहीं के बेसिस पे आपको बताया था कि 1956 में शेड्यूल बी में 12, वहाँ पे 6 थी, ये भी याद रखना, 1948 में 6 थी, और वो बढ़ते बढ़ते 1948 में 12 इंडस्ट्रीज हो गई थी, ठीक है, जिसको प्राइवेट और आपका पब्लिक दोनों कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। आगे, प्राइवेट सेक्टर, मैंने बताया था तीन भागों में बांटा है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए और बी तो पढ़ लिए, अब ये है वो शेड्यूल सी है, लिखा नहीं है, शेड्यूल सी है, प्राइवेट सेक्टर था, क्योंकि देखिए मैंने बताया रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज लेफ्ट टू द इंटेंटिव एंड एंटरप्राइजेज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। बचे कुचे जो भी इंडस्ट्रीज थी, 12 वो ले लो, 17 ये ले लो, 29 हो गए, 29 के बाद जो रेस्ट इंडस्ट्रीज बची थी, वो सब प्राइवेट सेक्टरों के हाथ में था। The role of cottage and village and small scale industries in the development of nation of the economy, ठीक है, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे गांव के इलाकों में, वो इकोनॉमी में ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे थे, ठीक है। डिस्पैरिटीज इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन डिफरेंट रीजन शुड बी प्रोजेक्टिवली रिड्यूस। अब चुप देखिए समझिए, 1948 में क्या हो रहा था कि जो डिस्पैरिटीज थी वो ज़्यादा थी, तो उसको रिड्यूस करने का काम किया जा रहा था, और 1956 में वो ये बोल रखा है, देखिए लास्ट में वर्ड बोल रखा है आपको, प्रोग्रेसिवली रिड्यूस, वो घट गया था, ठीक है ना।
आगे अभी 1956 यहाँ पे तो हो जाता है कंप्लीट, क्योंकि उसका मेन यही चीज़ था कि उसने क्लासिफिकेशंस 3 भागों में उनको बाँट दिया था, ठीक है ना? उसमें इंडस्ट्रियल कंसेंसेशन भी दिया गया था 1956 में, कि कंसेंसेशन लाइक दैट, कि यदि कोई हमारे गाँव के इलाकों में इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिशमेंट करेगा तो उनको हम छूट देंगे, टैक्स में छूट देंगे, बिजली में छूट देंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है? तो अब हम समझते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973। देखिए 1973 में क्या था, certain certain structural distortions called for the policy change in IPN 1956। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर थे, मैंने बताया था, जो चेंज हुए थे 1956 में, ठीक है। प्रोवाइड फॉर अ क्लोजर इंटरेक्शन बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में दोनों में ही क्लोजर तरीके से इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाया गया था, ठीक है ना, दोनों को ही आपस में मिलाया गया था, ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। देखिए जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973 था, इसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई थी सबसे ज़्यादा, देखिए थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इतना लिख देंगे फिर भी इनफ है, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई थी, वो दी गई थी पावर को, बिजली को। बिजली जनरेशन करना है और ट्रांसमिशन करना है उसका, ठीक है, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो मेन चीज इसमें फोकस किस पे रखा गया था, पावर पे रखा गया था, ठीक है ना। आगे identify the product to be reserved for the small scale industries in small scale sectors। देखिए इसमें आइडेंटिफाई करना था उन प्रोडक्टों का जो कि स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिजर्व किए गए थे। लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर्स एक्सपेंडेड फ्रॉम 180 आइटम टू मोर देन 50 आइटम्स। देखिए इसमें मैंने बताया ना कि 1973 में ये फाइंड आउट किया गया कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल सेक्टर, एस एस आई एस एस सी एस एस एस, ठीक है, इसके लिए रिजर्व किया गया है। तो देखा गया कि जो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए 180 आइटम पहले रिजर्व थे, जो कि बढ़ा करके 500 आइटम्स कर दिए थे, कि 500 ऐसे अब प्रोडक्ट हैं जिन पे एक्सक्लूसिवली राइट्स होगा किसका, स्मॉल स्केल सेक्टर का, जिसको और कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, बड़ी इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। आगे विद अ स्मॉल स्केल सेक्टर, विद इन स्मॉल स्केल सेक्टर था टिनी सेक्टर, स्मॉल स्केल सेक्टर को टिनी सेक्टर बोला जाता था। वॉज ऑल्सो डिफाइंड, उसको डिफाइन कैसे किया गया था 1973 में, जिसका इन्वेस्टमेंट मशीनरी में या किसी भी इक्विपमेंट्स में 1 लाख रुपए तक होगा, 1 लाख रुपए तक होगा, लोकेटेड इन अ टाउन विद अ पॉपुलेशन लेस देन 50,000। ऐसा एरिया जहाँ पे 50,000 से कम लोग रहते हैं और जिसका इन्वेस्टमेंट मशीनरी और इक्विपमेंट्स पर, मतलब फिक्स्ड एसेट्स पर 1 लाख होगा, वो क्या कहलाएगा, स्मॉल स्केल सेक्टर कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस के हिसाब से, ठीक है ना। आगे प्रपोजल फॉर स्पेशल लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। जो लेजिस्लेशन के द्वारा जो वो आया था, प्रपोजल आया था, उसमें प्रोटेक्ट करना था किसको, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को, मतलब एसएसआई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। ये तो हो गया आपका 1973। अब हम समझते हैं 1977, इसमें क्या था, emphasize input needed by a large number of smaller units। देखिए इसमें क्या करना था, प्रोड्यूसिंग करना था इनपुट्स को, ठीक है ना, नीडेड अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स एंड मेकिंग एडिक्वेट मार्केटिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है ना। इसमें जो इनपुट थे उनका प्रोडक्शन करना था लार्ज नंबर में, छोटे छोटे जो यूनिट थे उनको लार्ज नंबर में क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजीज ऑफ स्मॉल यूनिट, जो टेक्नोलॉजीज थी उसमें अपग्रेडेशन लाना है, अपग्रेड करना है उनको, अपडेट करना है, ऐसे समझिए, अपग्रेडिंग अपडेट ये सब मिले जुले। तो जो टेक्नोलॉजीज थी उसमें अपडेट करना था, ठीक है ना। प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ लीकेजेस बिटवीन द न्यूक्लियस लार्ज प्लांट एंड सैटेलाइट। ठीक है, बताया मैंने, जो टेक्नोलॉजीज थी उस पर अपग्रेड करना है छोटे अमाउंटों में, जैसे हमारे सैटेलाइट्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए, प्लांट हो गए, इनमें छोटे छोटे चेंजेस लेकर के आना और अपग्रेड करना है इनको, ताकि काम है वो जल्दी हो सके, बोल सकते हैं आप, मनी वेस्ट ना हो, मनी कम लगे, समय कम लगे, ये सब करके, ठीक है ना। आगे
एम्फसाइज ऑन, अब देखिए एम्फसाइज कैसे, डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई, मैंने बताया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करना था। द इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इन अ केस, अब इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ा दिया था, जैसे कैसे समझिएगा, ऑफ अ टिनी यूनिट, जो टिनी यूनिट थे जो छोटे थे वॉज एनहेंस्ड, अब उनको बढ़ाया गया टू 2 लाख ऑफ अ स्मॉल स्केल यूनिट्स टू 20 लाख, जो 2 लाख से उसको छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या किया गया, 20 लाख तक किया गया, ठीक है। एंड ऑफ एंसिलरीज टू 25 लाख, जो एंसिलरीज थे उनको 25 लाख तक पहुंचाया गया था, ठीक है ना। बिल्डिंग बफर स्टॉक ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द एसएसआई फॉर ऑपरेशन थ्रू द एसएसआई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन द स्टेट, अब देखिए ये बोल रखा है, जो बिल्डिंग जो बफर स्टॉक्स थी वो असेंशियल इसलिए थे ताकि रॉ मटेरियल्स को उसमें क्या किया जा सके, सेव किया जा सके, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज द स्टेट एंड नेशनल, अब जो इनको कंट्रोल करके रखता था, कंट्रोल बोल सकते हैं, विच मीन्स प्रोटेक्ट करके रखते थे, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था, जो कि राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इन द सेंटर, ठीक है ना। आगे एम्फसाइज ऑन, और किस पे बढ़ावा दिया गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्विंग, और इंडस्ट्रियल इसमें क्या इन्वॉल्व था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी और द एक्सप्लोटेशन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जीज, इसमें जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब सही तरीके से हमको जो पावर था, एनर्जी था, उसका क्या करना है, हाँ, उनको यूटिलाइज करना है, मतलब एनर्जी है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है विदाउट वेस्टिंग, ठीक है। और जो एक्सप्लोटेशन हो रहा था, जो सोर्स ऑफ रिसोर्सेज का, उसको प्रोटेक्ट करना था, ठीक है ना। तो इसमें मेन चीज ये था। आगे इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन 1980, 1980 में क्या था, फॉर्मुलेट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1958 टू प्रोवाइड फॉर, अब देखिए 1980 में क्या था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, जो किसका बोल सकते हैं, प्रोडक्शन का, उसको बढ़ाना था एक तरीके से, वो रखा देखिए नीचे, मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड अचीविंग हायर प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन था उसको हाई करना था, उसको अचीव करना था, जो गोल का, और प्रोडक्शन को बढ़ाना था ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो क्या प्रॉफिट ज़्यादा होगा हमारा, ठीक है ना। हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाना था ताकि जो जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। करेक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, जो पिछड़े इलाकों में, गांव के इलाकों में जो इम्बैलेंस था, ठीक है ना, इम्बैलेंस विच मीन्स जो वेल्थ और इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, अनइक्वल था, डिस्पैरिटीज थी, उसको क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है ना। स्ट्रेंथिंग द एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाते थे उसको क्या करना, प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है ना। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में बताया, जो इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं उनको और ज़्यादा क्या करना है, प्रमोट करना है ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इम्पोर्ट कम हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हाई प्राइस एंड बैड क्वालिटीज, देखिए कंज्यूमर के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना है, कैसे, अगेंस्ट द हाई प्राइस, आप प्राइस को ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, तो ये कंज्यूमर लोग हैं, उपभोक्ता, उनकी हानि हो रही है, क्षति, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो प्राइस को मेंटेन रखना है, और बैड क्वालिटीज प्रोडक्ट बनाने हैं, वो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने हैं कंज्यूमरों को, ठीक है। अब लास्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, इसमें क्या था, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर, अब गवर्नमेंट, इसमें तो देखिए 1991 आते आते तो बहुत ज़्यादा सुधार आ गया था, और गवर्नमेंट थी वो भी बहुत सारे इंसेंटिव्स लेकर के आ रही थी, स्कीम लेकर के आ रही थी, और टेक्नोलॉजीज भी डेवलपमेंट करती जा रही थी पर्टिकुलर। अब देखिए जैसे सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू एंड poverty and unemployment and to build a modern demo डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पर्पस एंड फॉरवर्ड लुक इन इंडिया, देखिए इसमें क्या था, जो सोशल मतलब सामाजिक और आर्थिक जो जस्टिस था, एंड जो पोवर्टी थी उनको, और जो अनएम्प्लॉयमेंट था, इन सबको क्या करना था, कम करना था, ठीक है ना। और आगे फॉरवर्ड लुक इन इंडिया, और अपने भारत देश को बहुत आगे देखना था इन सबसे हट करके, आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार, लोगों को रोजगार, और सोशलिस्ट इन तरीके से, इन सब में क्या हो, वेलफेयर हो और डेवलपमेंट हो लोगों का,
ठीक है ना। आगे, इंडिया टू ग्रो एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड नॉट इन आइसोलेशन। इंडिया को ग्रो करना था कैसे, एक वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी बन करके, ना कि आइसोलेशन में, आइसोलेशन, ठीक है ना। आगे, ग्रेटर एम्फसाइज प्लेस ऑन बिल्डिंग अप एबिलिटी टू पे। हम लोगों को बढ़ावा ऐसे देना था, देखिए, ग्रेटर एम्फसाइज प्लेस्ड ऑन बिल्डिंग अप एबिलिटी टू पे फॉर इम्पोर्ट थ्रू आवर ओन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। देखिए इसमें बोल रखा है हमको एम्फसाइज करना है बिल्डिंग अप, बढ़ाने के लिए किस चीज को, एबिलिटी टू पे। हमको ये बढ़ावा देना है लोगों को कि वो एबिलिटी टू पे, वो उनकी बिल्डिंग अप, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग अप मतलब है उनके पे करने की क्षमता को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। हमको अपने क्षमता को बढ़ाना है ताकि हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें और अपनी अर्निंग के पावर को बढ़ा सकें, खरीदने की क्षमता को। डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस कैपेसिटी इन द टेक्नोलॉजीज। हमको डेवलपमेंट करना है और यूटिलाइजेशन करना है किसकी, कैपेबिलिटी को, टेक्नोलॉजी के, मैन्युफैक्चरिंग के, ठीक है, और अपग्रेड करना है हमको अपनी टेक्नोलॉजीज को, ठीक है ना। आगे, साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क एम्फसाइजिंग एनकरेजिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर्स 1991 में। देखिए कुछ नहीं है, 8-10 पॉइंट अपने सब में से याद कर लेना, ए टू जेड क्वेश्चन सबके हो जाएंगे। अब जैसे 1991 है, इसमें बस कुछ नहीं चल रहा है, ये कहानी है क्या, जो जो काम हुआ था या जो जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स लिए उनके बारे में डिस्कशन करना है बस। तो देखिए मैं भी वही पढ़ रहा हूँ, साउंड पॉलिसी ऐसे फ्रेमवर्क करना था ताकि हम एनकरेज कर सके एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में बढ़ावा देते हैं, नए नए आइडियाज लेकर के आते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना है, इन्वेस्टमेंट करना है हमको रिसर्च और डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में, ब्रिंग ए न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर के आनी है, ठीक है, और डेवलपमेंट कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को बढ़ाना है, जो पूंजी बाजार था उसको बढ़ाना है, और इंक्रीज करना है बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन, जो आम आदमी है उनको भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं ताकि वो भी आगे बढ़े इन सब चीज़ों को परचेज करने के लिए, ठीक है। आगे, द स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमको जो औद्योगिकीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको क्या करना है, स्प्रेड करना है, फैलाना है, कहाँ, टू बैकवर्ड एरिया, जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ इंडस्ट्रीज को पहुँचाना है ताकि वहाँ के जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, वो रोजगार पा सकें, और जो पैसा कमा कर वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा कर सके, ठीक है। तो अब बोल रखा है आगे, द कंट्री विल एक्टिवली प्रमोटेड थ्रू द अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बैकवर्ड एरिया में हमको इंडस्ट्रियल पहुंचाना है ताकि कंट्री है वो एक्टिवली पार्ट निभा सके, कंट्री के लोग हैं वो सभी लोग, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलपमेंट किया जा सके। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एनहेंस सपोर्ट टू द स्मॉल स्केल सेक्टर। गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही थी या करवा रही है और करवा भी रही है अभी भी, ताकि स्मॉल स्केल सेक्टर है उनको प्रमोट किया जा सके, एनहेंस किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके, ठीक है ना। एनवायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो 1991 में टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करना था, कंटिन्यूस तरीके से इकोनॉमिक एफिशिएंसी लेकर के आना था, इफेक्टिव तरीके से पार्ट रोल निभाना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कंप्लीट हो जाता है 1991 इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन। देखिए लगभग आधा घंटे की वीडियो थी, पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। अब एक बार देखिए समझ लीजिए कब कब आई थी, 1948 में, 1956 में, 1973, 1977, 1980 और 1991। सबको आप बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कोई भी आपको देखिए एक्टिवली तरीके से कोई भी शॉर्ट आंसर बन सकता है आपका कि 1948 पर बताइए, 1956, 1977 क्या मोटिव था। तो इसलिए बोल रहा हूँ सबके दो दो पॉइंट कीजिएगा, उसके बाद तो सबकी कहानी है, ठीक है। देखो जैसे 1948 में कोई इंसेंटिव बनाया गया था वो 1956 में पूरा हुआ है, 1956 में जो बचा के रखा था वो 1973 में पूरा हुआ है या 77 में पूरा हुआ है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो आपसे वीडियो अच्छी लगी और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आपके लिए कंप्लीट वीडियो लाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आप कमेंट में बताइए किसका आपको वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, कौन सा टॉपिक आपको कवर नहीं है, हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।